नमस्कार, प्राइम टाइम डिबेट में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खालिद हसन। कृषि कानूनों पर अभी विवाद थमा ही नहीं था कि अब प्रदेश में नई तरह की सियासत नए मसले पर देखने को मिल रही है। दरअसल वो मसला है भूमि अर्जन बिल का। इस बिल को लेकर हाल ही में संपन्न हुए हरियाणा विधानसभा मानसून सत्र में भी हंगामा देखने को मिला था। फिलहाल आपको रिपोर्ट के जरिए समझाते हैं कि इस बिल को लेकर प्रदेश की सियासत कहां खड़ी है और विपक्ष सत्ता पक्ष के तरफ से क्या तर्क गढ़े जा रहे हैं। पहले रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। भूमि बिल पर बवाल। कृषि कानूनों के बाद भूमि बिल पर हल्ला। भूमि बिल पर विपक्ष लामबंद। अन्नदाता भी भूमि बिल पर आक्रोशित। प्रदेश में अब नया विवाद शुरू। क्या होगी विपक्ष और किसानों की रणनीति? नया विवाद, नया बवाल और नया सवाल प्रदेश में एक बार फिर खड़ा हो गया है। अब की बार भी विवाद ऐसा है जिसे रोकना चाहे तो भी नहीं रुक सकता, और बवाल ऐसा है जिससे कई सवाल जन्म ले रहे हैं। प्रदेश की सियासत का नया मोड़ अब इस मुहाने पर आकर खड़ा हो गया है जिसके केंद्र में भूमि अर्जन बिल है। ये वही बिल है जिसे हरियाणा की मनोहर सरकार ने हाल ही में संपन्न हुए मानसून सत्र में पारित कराया था, जिसके बाद से लेकर अब तक प्रदेश की सियासत में भूमि अर्जन बिल को लेकर गूंज सुनाई दे रही है। गूंज ऐसी है जो प्रदेश के हर कोने में सुनाई दे रही है। तो वहीं अन्नदाता कृषि कानूनों के खिलाफ पहले ही सड़कों पर लामबंद है, पहले से ही आक्रोशित है। ऊपर से मनोहर सरकार के भूमि अर्जन बिल पारित कराने के बाद किसान और ज्यादा गुस्से में नजर आ रहे हैं। मतलब ये है प्रदेश में अब नया विवाद शुरू हो गया है। ऐसा विवाद जिसके बारे में नहीं पता कि इसका हल निकलेगा भी या नहीं। लेकिन इतना जरूर है कि विपक्ष इस मुद्दे को धार देकर मनोहर सरकार पर पूरी तरह से हमलावर है और विपक्ष सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रहा है। प्रदेश में यह मसला पूरी तरह से गर्मा गया है और इस गर्माते हुए मसले पर विपक्ष का हथौड़ा एक नई प्रकार की सियासत को जन्म दे रहा है। फिलहाल भूमि अर्जन बिल पर कांग्रेस की रणनीति क्या है? और अभी हाल ही में आपने देखा कि इस पर एक और कहर ढाया इन्होंने किसान पर। अब आज के दिन भूमि अधिग्रहण जो होगा उसमें कोई भी कभी भी फैसला ले लेगा और किसान की जमीन उसको औना पौना भाव दिखाकर, मुआवजा दिखाकर उसकी जमीन आप ले लेंगे। जिस जमीन माटी है, माता है, उसकी कीमत आप कैसे लगा रहे हैं? सिर्फ आगे बड़े घरानों को बेचने के लिए, बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर को बेचने के लिए। अब सारे अधिकार, एक लोकतंत्र में सारे अधिकार छीन रहे हैं, अधिकारों का हनन कर रहे हैं। जमीन पर संघर्ष करके, चाहे सदन है उसमें संघर्ष करके, कांग्रेस पार्टी हमारे किसान मजदूर के साथ खड़ी है और खड़ी रहेगी। किसानों का जो लैंड एक्विजिशन, हर फैसला इनका किसान विरोधी। लैंड एक्विजिशन में जो अमेंडमेंट बिल लेके आए हैं, इतनी मुश्किल से लैंड एक्विजिशन हुआ 2013 में, 1894 का था, किसान के हित का बना। अब जो भी ये लेके आए हैं टोटल किसान के अहित का है। चाहे वो 70% कंसेंट की बात हो, उसको खत्म करने के लिए जो 10 है इन्होंने किया है। जैसे मल्टी क्रॉप इरिगेटेड लैंड को एक्वायर नहीं कर सकते थे, उसको भी कर दिया। और जो डिफेंस के लिए और चीजों के लिए कर सकते थे, जरूरी हो देश की सिक्योरिटी के लिए, लेकिन अब तो इन्हें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप उसमें कर दी, उसको छूट दे दी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है किसान की कंसेंट तो गई, जो कंसेंट जरूरी थी।
अब आपको इस मसले को लेकर ग्राफिक्स के जरिए ये भी समझाते हैं कि मनोहर सरकार और विपक्ष का क्या तर्क है और ये पूरा मसला क्या है। सबसे पहले आपको ये समझाते हैं भूमि अधिग्रहण कानून में क्या बदलाव किए गए हैं। भूमि अधिग्रहण कानून में बदलाव, सरकार जरूरत पड़ने पर जमीन का अधिग्रहण कर सकेगी, जिसके बदले में भूमि के मालिक को मुआवजा दिया जाएगा। वन भूमि और पुरातत्व से जुड़ी जमीन विधेयक के दायरे में नहीं आएगी। 200 एकड़ कम जमीन के अधिग्रहण पर 50% पैसा मिलेगा एक मुश्त। नई धारा 31A के तहत मुआवजे का 50% पैसा एक मुश्त दिया जाएगा। भूमि मालिक के राजी होने पर कलेक्टर बिना जांच तय कर सकेगा मुआवजा। अब आपको ये समझाते हैं कि किन प्रोजेक्ट्स के लिए जमीन ली जा सकेगी। राष्ट्रीय सुरक्षा या भारत की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण परियोजनाएं, विद्युतीकरण और ग्रामीण आधारभूत संरचना, किफायती आवास, गरीबों के लिए आवास, प्राकृतिक आपदा से विस्थापित लोगों के पुनर्वास की आवास योजना, स्वास्थ्य और शिक्षा से संबंधित परियोजनाएं, पीपीपी परियोजनाएं जिनमें भूमि का स्वामित्व राज्य सरकार के पास हो, शहरी मेट्रो और रैपिड रेल से जुड़ी परियोजनाएं। ये बात तो हुई कि किन प्रोजेक्ट्स के लिए जमीन ली जा सकेगी। अब आपको समझाते हैं कि भूमि अर्जन बिल के पारित होने के बाद कलेक्टर के पास क्या पावर आ गई है। कलेक्टर को मिलेंगे नए अधिकार। हरियाणा सरकार ने इस बिल में एक नई धारा 31A भी जोड़ी है। इसके तहत जिले के कलेक्टर को विशेष शक्तियां दी गई है। योजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण का मुआवजा तय करने का अधिकार दिया गया है। मुआवजे का 50% प्रभावित परिवारों को एक मुश्त देकर सेटलमेंट हो सकेगा। कानून बन जाने के बाद अथॉरिटीज के पास बड़ा अधिकार होगा। अधिग्रहित जमीन को खाली करने के लिए 48 घंटे का नोटिस देना जरूरी नहीं। मुआवजा राशि दिए जाने के तुरंत बाद अधिग्रहित जमीन खाली करनी पड़ेगी। अब आपको समझाते हैं इस बिल को लेकर विपक्ष और सरकार की तरफ से क्या तर्क दिए जा रहे हैं। बिल के विरोध में क्या तर्क दिए जा रहे हैं। कांग्रेस ने इस बिल को किसान विरोधी करार दिया। बिल से सिर्फ बड़े पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने का दावा किया गया। जमीन मालिकों की अनिवार्य सहमति की शर्त हटाने से बढ़ेगी मनमानी। भूमि बिल पर सरकार का पक्ष। विपक्ष और किसान संगठनों के आरोपों को सरकार ने खारिज कर दिया है। मुआवजे की राशि में कोई बदलाव नहीं करने की बात कही। केंद्रीय कानून में प्रावधान है, उसी के अनुरूप किसानों को मुआवजा मिलेगा। रेल, मेट्रो, हाईवे जैसी योजनाओं के लिए जमीन लेना इस बिल से आसान होगा। तो वहीं हाल ही में सीएम मनोहर लाल से पत्रकारों ने चंडीगढ़ में इस बिल को लेकर सवाल पूछा। तो सुनिए सीएम ने क्या जवाब दिया था। कोई हथियाने का विषय नहीं है। हमने तो पिछले 7 साल में बहुत आवश्यक जहां है वहीं एक्विजिशन किया है। प्राय जो 2013 तक जितने सेक्शन 4 हुए थे वही जमीनें 2015 तक हमने एक्वायर की। उसके बाद तो एक्विजिशन की ही नहीं है। उसके बाद आज तक जितनी भी जमीन खरीदी है वो ई भूमि पोर्टल पर ही खरीदी है। और आगे भी हमारा विषय यही है कि हम ई भूमि पर लोगों से नेगोशिएट करके वो जमीन सस्ती है, महंगी है, हर स्थान के हिसाब से, रेट के हिसाब से जमीन ली जाती है। किसी भी तरह से किसान को तकलीफ न हो उसके हिसाब से, उसके मन की इच्छा के हिसाब से बेचना चाहता है वो बेचता है। फिर भी जहां कहीं इमरजेंसी में कोई लीनियर जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, बहुत जगह पर लीनियर प्रोजेक्ट्स रुक जाते हैं। अब हमने गुरुग्राम में देखा है कई सड़कें ऐसी बनी हुई हैं, पूरी की पूरी सड़क है, 10% 5% टुकड़ा भी कोई रह जाता है तो कोई भी व्यक्ति बीच में अड़ता है कि मुझे अपनी नहीं बेचनी है। ऐसे इमरजेंसी प्रोजेक्ट्स, लीनियर प्रोजेक्ट्स, उसी में केवल लिखा गया कि उसके अंदर हमने जो सोशल क्या रहता है, सोशल असेसमेंट, तो सोशल असेसमेंट जो रहती है उसी प्रावधान को खत्म किया। हम उसको सीधा नोटिस दे करके, उसमें भी एक्विजिशन का प्रकार वही रहेगा, सेक्शन 4 भी होगा, 6 भी होगा, 9 भी होगा, लेकिन जो हियरिंग होती थी पब्लिक हियरिंग उसमें, क्योंकि इमरजेंसी प्रोजेक्ट है। अब हमने कोई एक रेलवे लाइन बनानी है
अब उस रेलवे लाइन का प्रोजेक्ट बड़ा प्रोजेक्ट है, उसमें एक गांव के लोग अगर बताएंगे भी तो क्या बताएंगे, और वो उसी वहां के स्थानीय लोगों के लाभ के लिए, कोई सड़क बननी है लाभ के लिए, नहर बननी है लाभ के लिए, कोई पानी निकासी के लिए हमको ड्रेन बनानी है। अब कोई आदमी अटक जाता कि नहीं मैं तो अपने यहां से ड्रेन नहीं निकालने दूंगा। तो ऐसे जो पब्लिक इंपॉर्टेंस के जितने लीनियर प्रोजेक्ट्स हैं, विकास के जो डेवलपमेंट के काम है, उनमें यदि आवश्यकता पड़ती है, कोई अड़चन आती है, कोई एक आदमी नहीं देना चाहता, तो उसकी भी जमीन एक्वायर करके, और उसमें पूरे जो रेट्स हैं वो बल्कि ये जो ई भूमि से भी ज्यादा रेट मिलते हैं। तो इस बिल को लेकर सत्ता पक्ष का अपना पक्ष है और विपक्ष का अपना तर्क है, लेकिन अब जो प्रदेश में सियासत उफान पर दिखाई दे रही है, इसका अंत कैसे होगा, ये देखने वाली बात होगी। और ये भी देखना होगा क्या इस मसले का हल निकल पाएगा या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले आज के जो मेहमान हैं उनसे आपको मिलवा देते हैं। सबसे पहले सतीश नंबरदार, महासचिव भाकियू के हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर स्वागत है आपका। वंदना पोपली जी, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ गई हैं। मैम आपका भी स्वागत है। अजय सिंगला, प्रवक्ता कांग्रेस के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर स्वागत है आपका। और संदीप गोयत, प्रवक्ता इनेलो के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर आपका भी स्वागत है। लेकिन सबसे पहले सवाल वंदना पोपली जी से। वंदना जी, अभी तो कृषि कानून का मसला हल नहीं हुआ है, अब भूमि अर्जन बिल को लेकर मामला ये तुल पकड़ता जा रहा है, और आज विपक्ष ने तो राज्यपाल से भी मुलाकात की है। अब ये समस्या जिस तरह से बढ़ रही है, कैसे निपटेंगी? खालिद जी, मुझे उम्मीद है कि आप मुझे अपनी बात पूरी करने देंगे। बहुत सारे प्रश्न होंगे आपके पास, लेकिन पहले मुझे मेरी बात पूरी करने दीजिए। जी बोलिए। आपने कहा कि मामला तूल पकड़ रहा है। तूल कौन पकड़वा रहा है? ये जितने विपक्षी पार्टी के जो लोग बैठे हुए हैं, बिना पढ़े बिना समझे इस बात को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तूल पकड़वाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि किसानों का कहीं पर मुद्दा है तो हम कितना फायदा उठा सकते हैं। ये उनकी कोशिश है और वो भी नाकाम होने वाली है। अभी मैं आपकी रिपोर्ट भी सुन रही थी, मैंने बहुत सारी चीजों को सुना। शैलजा जी क्या बोल रही हैं, वो कह रही है जो जमीन है वो माता होती है, वो माटी है, उसके रेट कैसे लगा सकते हैं? अरे जीजा जी के लिए जब रेट लगाए थे 1-1, 2-2 रुपए, इसलिए तब रेट नहीं लगाए थे। तब आपको जमीन के रेट नहीं दिखाई दिए थे कि कितने कम रुपए में जीजा जी को जमीन उठाकर दे दी गई? तब तो आप नहीं बोले, तब आप कहाँ थी? उसका जवाब मुझे दीजिएगा। और मैं हुडा जी को भी सुन रही थी, हुडा जी ने क्या कहा कि इतने सालों बाद 2013 में हमने इतनी मुश्किल से भूमि अधिग्रहण बिल लेकर आए थे। बिल्कुल सही बात कर रहे थे हुडा जी। अंग्रेजों के समय का कानून था, 70 साल ये रहे, इस कानून को नहीं बदल पाए। बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह इन पर है जो कहते हैं कि हम किसान हितैषी है। इतने सालों बाद 2013 में जब दिखा कि सत्ता जा रही है, तभी कहीं ना कहीं कंपनसेट करने के लिए इस कानून को लेकर आए, लेकिन उसमें जो गलतियां छोड़ी गई हैं उसको सुधारने का काम किया गया। और सबसे बड़ी बात, 16 बड़े ऐसे राज्य हैं जहां पर ये चेंजेस किए जा चुके हैं, जिसमें राजस्थान भी है। कांग्रेस उसका तो चल पड़ती है, लेकिन ना पंजाब में देखती है, ना राजस्थान में देखती है, ना महाराष्ट्र में देखती है। जब राजस्थान में चेंजेस आ चुके हैं, महाराष्ट्र में आ चुके हैं, और अब आप यहाँ पे नए तरह से झूठ फैलाना, उन बातों को कहना, मुझे लगता है कि देखने की जरूरत है। सबसे पहली बात, क्या कहा जा रहा है कि भूमि अधिग्रहण की जब पेमेंट हो जाएगी तो 48 घंटे की जो शर्त है वो खत्म कर दी गई है। मुझे एक बात बताइए, आपने वो प्लॉट बेचा, आपने रजिस्ट्री करा दी, उसको आप 48 घंटे बाद लें या 48 घंटे से पहले लें, पेमेंट तो मिल गई ना? पता है आज पेमेंट मिल गई है, आज के बाद मेरा इससे कोई स्वामित्व भी नहीं है। तो 50% ही मिला ना मैम, 50% ही मिला है ना, अभी पूरी पेमेंट तो नहीं हुई। 50% देने के बाद नहीं, ठीक है, पूरा नहीं पड़ा। पूरी रिपोर्ट दिखाई है हमने, पूरी रिपोर्ट दिखाई है। ठीक है वंदना जी, ठीक है। अजय सिंगला जी, ठीक है। खाली की बात सुननी पड़ेगी, बात तो पूरी अभी तो किसी ने बोला ही नहीं, आप ही बोल रही हैं, अब कितना सुनूं? आप ही की तो सुन रहा हूँ। आप एंकर हैं, आपका हक बनता है। ठीक है, आपने बात रख ली, आपने जीजा जी से लेकर और जो भी कहना था आपने कहा। अब जरा दूसरे लोगों को भी तो इन्वॉल्व करने दीजिए। आपने एक आरोप लगाया है 200 एकड़ से कम जिसकी जमीन है उसको 50% एक मुश्त पैसा दिया जाएगा। इसकी बात नहीं है, ये बात नहीं थी कि 50% के बाद जमीन ले ली जाएगी। इसको आप गलत मत पलटिए बात को। पैसा पूरा मिल जाएगा तभी 200 एकड़ से कम जमीन पर 50% पैसा मिलेगा, एक मुश्त मिलेगा। लेकिन कोई अगर ये कलम 5 रुपए की है तो 2.5 रुपए लेके मैं कैसे छोड़ दूंगा? 5 रुपए का इंतजार करूंगा ना, 5 रुपए का इंतजार करूंगा। खैर ठीक है,
ठीक है मैम, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अजय सिंगला जी, ठीक है, अजय सिंगला जी, ये कानून कैसे किसान विरोधी है? अजय जी, मेरा ऑडियो जोड़िए, बिना ऑडियो के बैठा। ठीक है सर, मैं आपको मैं जोड़ने की कोशिश करूंगा, लेकिन सतीश नंबरदार भी हमारे साथ हैं, किसान नेता हैं। सतीश जी, ये जो कानून सरकार लेकर आई है उसमें आप लोगों को क्या आपत्ति है? किसानों को क्या दिक्कत है? सरकार कहती है कि भूमि अधिग्रहण से जो विकास की रफ्तार है उसमें तेजी मिलेगी, और विकास तो सब कोई चाहता है। सबसे पहले तो मैं वंदना जी को एक बात बता दूं, जो 2013 भूमि अधिग्रहण बिल है उसमें ये स्पष्ट लिखा हुआ है सड़क सुरक्षा सवस्त में कोई एतराज नहीं। ये जो चीजें बनेंगी इसमें 80 और जो 70% की लोगों से पूछने की सिस्टम है उसमें नहीं पूछा जाएगा। लेकिन जो आज सोनीपत के पास बड़ खालसा में 2012 में जो जमीन एक्वायर हुई थी उसमें माननीय जो आज के रक्षा मंत्री हैं, अपने जो बीजेपी के अध्यक्ष थे, खुद हमारे साथ आंदोलन लड़ने का काम किया था कि भूमि अधिग्रहण बिल, भूमि इस तरह की अधिग्रहण नहीं होना चाहिए। खुद ये अपने सबसे पहले तो ये अपने जो इनके सीनियर लीडर्स हैं उन्हीं से पूछ ले, क्योंकि ये आज जिस चीज पे बोल के राजनीति करने का काम करते हैं, क्योंकि ये एक मनुवादी सरकार है। ये एक इस देश में मनुवाद, पूरी तरह मनुवाद लाना चाहती है, और ये पूरी की तरह कंपनी की सरकार है। सब कुछ कंपनी पे सौंपने के लिए आमादा है, क्योंकि हमेशा जिसमें जिस तरह का इन्होंने आज तक जो कुछ भी किया है हमेशा इन्होंने विरोध की राजनीति करने का काम किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी बोल दीजिए एक एक करके, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी अपने मुख्यमंत्री काल में एमएसपी की गारंटी देने का वादा किया था और लेनी चाहिए, खुद लेटर लिखने का काम किया था। हमेशा इन्होंने वो काम किया जो पिछली सरकार में लोगों का विरोध करके आज ये सत्ता में आए हैं और सत्ता की जो मलाई खाने का काम कर रहे हैं। क्योंकि ये सरकार एक आज राजनीतिक पार्टी की ना होके पूरी की पूरी कंपनी की सरकार है, और ये कंपनी के जो इस तरह मेरे माननीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री एक सीईओ की तरह लोगों के साथ व्यवहार करने का काम कर रहे हैं, जो पूरी तरह आज लोगों के बीच में, जनता के बीच में और उद्योगपतियों के बीच में जो आज खड़ा है सिर पड़वाने के लिए, वो सिर्फ किसान खड़ा है। पूरे देश ने देखा है। कैंसिल हुई है, वो किसानों के लिए खराब है। टीकरी बॉर्डर में बहुत लोग सुनेंगे, वहां पर आप सुनाइए इस तरह की बातें। आपने यहाँ पर चाहे अनचाहे कांग्रेस की पूरी तरह से, और आप इस तरह का ये बोल रहे हैं ये कानून अच्छे, माननीय प्रधानमंत्री की कैबिनेट में कभी क्या थी जो उन्होंने पूरे मंत्री हटाने पड़े, क्यों हटाए हुए मंत्री में क्या कमी थी? पहले उनकी कमी बताइए। हम जो केंद्रीय मंत्री, हम भूमि अर्जन बिल पर है, हम हरियाणा की बात कर रहे हैं, प्लीज। ठीक है, अजय सिंगला जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। ठीक है सर, ठीक है मैम प्लीज। अजय सिंगला जी बने हुए लगातार। अजय सिंगला जी, ये जो कानून सरकार लेकर आई है भूमि अर्जन बिल, कैसे किसानों के विरोधी है? ये कैसे किसान विरोधी कानून है? खालिद जी, जब सरकार अत्याचारी हो जाए, निर्दयी हो जाए, जनतंत्र विरोधी हो जाए और पीपीपी की तरह काम करने लगे, उस सरकार से आप कोई आशा नहीं कर सकते। इस सरकार ने 1894 में ला दिया हरियाणा को, हरियाणा की जनता को, हरियाणा के किसानों को। 1894 तक ब्रिटिश काल का राज है ये, किसका? जनतंत्र का राज है। आपको तो शर्म नहीं कि झूठ बोलते हुए क्या 2013 किसी को बिना पूछे, उसकी कंसेंट के बिना उसको घर से निकाल दिया जाएगा? क्या सरकार है, क्या तंत्र है? 2013 में बढ़िया सरकार है। एक 1894 संशोधन हुआ, लोगों की इच्छा से एक उचित मुआवजा देकर एक पुनर्वास के तहत अधिग्रहण की नीति बनी, और इस सरकार ने कलेक्टर को अधिकृत कर दिया लोगों को घरों से निकालने के लिए।
क्या कलेक्टर सरकार चलाएगा? क्या कलेक्टर ये डिसाइड करेगा कि लोगों को घरों से निकालना, उनको पुनर्वास देना या नहीं, उनकी जमीन का अधिग्रहण करना है या नहीं? पहले कौन करता था? पहले कौन करता था? मैं कहता हूं सरकार को चाहिए अपनी सरकार पीपीपी के अंतर्गत चला ले। पहले कौन करता था? पहले कौन डिसाइड करता था? ये कौन बोल रहा है इतना? वंदना जी, मैं बोल रही हूँ, बीजेपी प्रवक्ता, ये बता दीजिए पहले कौन डिसाइड करता था? क्या आपको इस बारे में पता है? आपको ज्ञान है? इससे पहले कौन डिसाइड करता था? पीछे जब वो एक समस्या आ गई वंदना जी कि सारा ज्ञान इस मदारी सरकार के पास है, डमरू सरकार के पास है। आज तक हिंदुस्तान में बिना ज्ञान की सरकारें चलती रही। वंदना जी और अजय जी प्लीज, संदीप जी, आप आए, संदीप जी, ठीक ज्ञान है आपके अंदर आया सर, ठीक और है। आपने उस ज्ञान के कारण अजय जी, किसानों ठीक है, की भूमि अजय जी, छीनने ठीक है। की बात की। संदीप जी, हरियाणा में बेरोजगारी संदीप जी, 28% कलेक्टर को पावर दिया गया है, इसलिए विपक्ष को आपत्ति है इस कानून पर। चरम सीमा पे ठीक है सर, ये आपका ज्ञान है। अजय जी प्लीज और वंदना जी प्लीज, जरा संदीप जी को भी आप लोग बोलने दीजिए प्लीज, जरा सार्थक बहस हो तो अच्छा रहेगा। वंदना जी अगर एक एक करके बोलेंगे ना तो प्रदेश की जनता तक आवाज जाएगी, अगर ऐसे आप लोग बोलते रहेंगे तो कोई कुछ समझेगा ही नहीं। संदीप जी बात रखिए। जी बोलिए बोलिए। संदीप गोयल जी। देखिए खालिद जी, अगर आप इस बिल को पढ़े जो कानून बन के पास हुआ था और जो एक प्रकार से दुष्यंत चौटाला लेकर आए थे इस बिल को, और वो बिल एक टोटली चौधरी देवीलाल और सर छोटू राम जी की भावना के बिल्कुल विपरीत है। सर छोटू राम और चौधरी देवीलाल जी ने हमेशा छोटे किसानों और किसानी से जुड़े हुए अन्य खेती और मजदूरों और उनके दिए हुए हकों की हमेशा पैरवी की और 1894 में जाके लैंड एक्विजिशन एक्ट बना था। 1894 में यह प्रावधान किया गया था कि अगर किसी की जमीन को एक्वायर करना है तो स्थानीय किसानों की मंजूरी लेकर उस जमीन को एक्वायर किया जाएगा, इसके अलावा एक्वायर नहीं किया जाएगा। परंतु आप मौजूदा बिल के अंदर देखेंगे तो यह हक किसानों से छीन लिया गया है। किसानों की मंजूरी के बगैर भी ये जमीनों की एक्विजिशन सरकार करने में सक्षम रहेगी। अब बात आती है धारा 10 की। आप देखिए जो लैंड एक्विजिशन एक्ट की 2013 की धारा 10 है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कानून बनाया था, उसके मुताबिक केवल चुनिंदा 5 प्रोजेक्टों को छोड़कर कृषि योग्य भूमि, ऐसी उपजाऊ भूमि जो 2 या 2 से अधिक भूमि उपजाऊ 2 से ज्यादा अधिक फसलें देती है, उस जमीन को एक्वायर करना मुश्किल होगा। वहां केवल 5 पैरामीटर बनाए थे और मौजूदा सरकार जो बिल लेके आई वो अपने दायरे से बाहर जाकर लेकर आई है, क्योंकि ये अख्तियार पार्लियामेंट को था। सेक्शन 10 की वायलेशन है लैंड एक्विजिशन एक्ट की, जो इन्होंने धारा 10A इस बिल के अंदर बनाकर ये छोड़ी। और आप मौजूदा मुख्यमंत्री जी का बयान देखिए कि हमने 2013 से लेकर आज तक किसी पर्पज के लिए हमने जमीन एक्वायर नहीं की, उससे पहले की एक्वायर की हुई थी, उस प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे हैं। अगर आप वास्तव में वेलफेयर की बात करते हैं, वास्तव में फार्मर की बात करते हैं, तो 2018 में खालिद जी सरकार ने एक बिल पास किया था जिसमें जो दादूपुर नलवी नहर जो एक्वायर की हुई थी, एक्विजिशन का जो पैसा मिला था किसानों को, वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद किसानों को माला माल कर रहा था और सरकार को लगा कि किसान कहीं समृद्ध न हो जाए, उस दादूपुर नलवी नहर को डी नोटिफाई करने के लिए स्पेशल एक कानून बनाकर भाजपा की सरकार लेके आई थी। ये कैसे कह सकते हैं कि हम किसान हितैषी हैं? ये तो जहां किसानों को पैसा मिलता है उस पैसे पे डाका मारने का काम करते हैं, उसको किसान से वंचित करते हैं। फिर बात आई कि हम किसी के हक को नहीं मार रहे। आप ये देखिए खालिद जी, बात आई इसके अंदर एक जो इंटरेस्ट ऑफ पार्टीज होता है, इसमें कॉलम दिया हुआ है, जिन जिन लोगों के इंटरेस्ट होंगे वो डीसी के समक्ष पेश होंगे और वो एक रिटर्न में एक देंगे कि ये हमारी जमीन है, इस जमीन को एक्वायर कर लिया जाए। अब उस जमीन के अंदर आप ये देखिए, उस जमीन के ऊपर कुछ हमारी ऐसी महिलाएं भी हरियाणा के अंदर जिनका मालिकाना हक नहीं होता, लेकिन उनका हक होता है। वो एक बहनों के तौर पर, बेटियों के तौर पर उनका जमीन में मालिकाना हक इंदराज नहीं होता, उनका हक होता है। गैर मरूसी जो पट्टेदार है, किराएदार, टेनेंट है, उनका उस जमीन के ऊपर हक होता है। ऐसी जमीन जिनके ऊपर इजमेंट्री और प्रोपराइटरी राइट, जो छोटे लोग हैं जो मुजारे के तौर पर काम करते हैं, उनका उस जमीन पे हक होता है। उन सभी लोगों को इसमें सुनवाई का कोई मौका डीसी की तरफ से नहीं देने का प्रावधान किया है और एक स्पेशल लाइन लिखी गई है कि विदाउट फर्दर इंक्वायरी, मतलब
कि 4 आदमी जिनके नाम फर्द में बोलते हैं वो डीसी के समक्ष पेश होंगे और उसके ऊपर वो रिटर्न में दे देंगे कि हमारी जमीन आप एक्वायर कर लीजिए, अधिकृत कर लीजिए। उसके ऊपर डीसी कोई इंक्वायरी नहीं करेगा। इस प्रावधान दिया हुआ इन्होंने इसी बिल के अंदर, ये जो किसानों के हकों को मारने का काम और किसानों और किसान खेत से जुड़े हुए जिन लोगों के हक है उसके अंदर चरवाहा भी हो सकता है। गांव के अंदर रहने वाला ऐसा व्यक्ति जो अपनी गायें भैंसे पशु चराता है, कैसे लोग जो उस खेती से जुड़े हुए लोग काम धंधे करते हैं, उन लोगों के कोई इंटरेस्ट जो पट्टेदार है कि उसमें पट्टानामा लिए बैठे हैं, उन सब लोगों के हक मार दिए जाएंगे। अब बात करते हैं कि 200 एकड़ जमीन जहां कम होगी उसका हम 50% का बढ़ा के मुनाफा देंगे। अगर आप पुराने कानून में जाएं 2013 में जो एक कानून की प्रावधान है उसके अंदर लिखा हुआ है कि हम 75% बढ़ाकर देंगे इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर। आपने तो उस प्राइस को भी कम कर दिया। ठीक है वंदना जी, 75% से उसको संदीप गोयल जी ने जो बातें कही हैं, कुल मिलाकर इसका लब्बो लुबाब ये दिख रहा है कि जिस तरह से 3 कृषि कानून में एसडीएम को हक था, उसी तरह से यहाँ पर डीसी को हक दे दिया गया है और ये किसान विरोधी है विपक्ष के हिसाब से। आप क्या कह रही हैं? देखिए, सबसे पहले आप इस चीज को समझिए। कई गंभीर आरोप लगाए उन्होंने। हाँ जी, मैं सारे आरोपों का एक एक करके जवाब दूंगी। आप इस चीज को समझिए, 2013 का जो लैंड एक्विजिशन बिल है, अगर हम उसमें देखें तो उसमें बहुत क्लियरली लिखा है कि नो कंसेंट ऑन गवर्नमेंट प्रोजेक्ट। गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में कंसेंट की जरूरत नहीं होगी। पीपीपी प्रोजेक्ट जो है उसमें कंसेंट की आवश्यकता होगी, वो भी सबकी जरूरत नहीं है। लेकिन आप देखेंगे कि जिस तरह से बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं वो बीच में पड़े रह गए क्योंकि लैंड एक्वायर नहीं हो रही है। और जब लैंड एक्वायर होती है, किसान को अगर एक जगह से जमीन हटाई जाती है तो उसको कहीं ना कहीं रिहैबिलिटेशन भी कर दिया जाता है, पुनर्वास की भी योजना होती है, वो मैंडेटरी होता है 2013 के अकॉर्डिंगली। उसको कहीं पे छेड़खानी नहीं की गई है। तो अगर कहीं पर लगता है कि सेना के लिए, हाईवे के लिए, रेलवे के लिए कोई प्रोजेक्ट की जरूरत है जो रुक रहा है, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूंगी, मैं साउथ हरियाणा से आती हूँ। एम्स तकरीबन 6 साल हो गए, हम जमीन नहीं ढूंढ पा रहे थे। बीच में एक टुकड़ा कहीं ना कहीं ऐसा रह जाता था जहाँ पे किसान राजी नहीं होता था, जिसकी वजह से वो जमीन, वो एम्स नहीं बन पा रहा था और कई लोग बनने नहीं देना चाह रहे थे और लगातार जो है मूवमेंट चल रहा था। और वो अगर 6 साल पहले बनकर तैयार हो जाता तो कितने लोगों को वहां पर जॉब्स भी मिलती, कितना वहां पर फायदा रहता। लेकिन वो एम्स रुका रहा एक छोटे से जमीन के पट्टे की वजह से। तो ये एक कारण है कि अगर कोई बहुत जरूरी जमीन होगी वहां पर उन्होंने बात की है। दूसरी बात, यहाँ पर ये फीमेल की बात कर रहे थे, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ फीमेल एयर की बात करें, जिसके नाम पे जमीन है उसको मिलेगी। ये तो बड़ा लॉजिकल सी बात है कि फीमेल एयर अगर उसके नाम पर जमीन है तो उसको मुआवजा क्यों नहीं मिलेगा। ये तो मेरे को नई बात सुनाई दी, मुझे इससे कुछ लॉजिक भी नहीं सुनाई दिया। अगर पिता के नाम पर जमीन है, मुआवजा मिल रहा है तो कभी उससे कोई ये चीज लिखी थी, एनीबॉडी इंटरेस्टेड इन द लैंड। गोयल जी आएंगे आपके पास, वो है जिसका उसके ऊपर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तौर पर हक होता है। आपने बहुत अच्छी बातें कही हैं। अब जरा वंदना जी की बात सुन लीजिए, आपके पास फिर आएंगे, आप जवाब दीजिएगा उनको। दूसरी बात, उनसे सवाल कीजिएगा। बात है कंपनसेशन की बात है, मार्केट वैल्यू के हिसाब से अर्बन एरिया में उसको डबल किया गया था और रूरल एरिया में उसको 4 टाइम किया गया, तो वो एज इट इज मेंटेन्ड है, उसमें कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे लगता है कि जहां पर बहुत जरूरी प्रोजेक्ट हैं वहां पर हमें लैंड नहीं मिल पा रही है और वहां पर अगर लैंड एक्वायर हो जाती है तो उसमें कहीं पर ऐतराज नहीं होना चाहिए। ठीक है, कहीं से किसानों के हक को नहीं। अजय जी, अगर विकास में छोटा मोटा लैंड या जमीन कहीं बाधा बन रही है, सरकार चाहती है कि उसका अधिग्रहण करके और विकास को गति दिया जाए, तो इसमें किसानों को जोड़ना कहां तक सही है? खालिद जी, मैं थोड़ा समय चाहूंगा क्योंकि मेरी ऑडियो नहीं थी। विकास जरूरी है, लेकिन विकास पूंजीवती दोस्तों का नहीं चाहिए, हरियाणा की जनता का चाहिए। अरे किसने कहा हो रहा है? वंदना जी, आप कह रहे हैं जरूरी के लिए अधिग्रहण होगा, वो नहीं सुनने की क्षमता रखिए, हिम्मत रखिए। वंदना जी, उस जरूरी की बहुत अच्छा डिबेट हो रहा था, बहुत अच्छा डिबेट हो रहा था। मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा इंतजार कर लें, जब वो बोल लेंगे आप जवाब दीजिएगा। बोलिए। मैं आपको सिलेवार बताता हूं। आज हरियाणा में दोबारा से 1894 का कानून आ रहा है, किसानों के अधिकारों को कम करने वाला कानून, कुचलने वाला कानून, पूंजीवाद को बढ़ावा देने वाला कानून। 1894 में क्या था? जब अधिग्रहण होता था सुनवाई नहीं होती थी। 2013 में सुनवाई होनी शुरू हुई, 2021 में समाप्त कर दिया। भाई साहब
उसके बाद जो राष्ट्रीय हित के लिए भूमि अधिग्रहण थी उसके लिए कोई सुनवाई नहीं थी, लेकिन पीपीपी के लिए 70%, केवल प्राइवेट के लिए 80%, 2021 में उसको समाप्त कर दिया 1894 की तरह। सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट जो जनता के लिए जरूरी था उसको 2021 में समाप्त कर दिया। कलेक्टर को पावर दे दी रेट डिसाइड करने की। 1894 में नहीं देखा जाता कृषि का कितना नुकसान होगा, उनको हटा दिया जाता था लोगों को। 2013 में कानून में बवा कि देखा जाए कितना नुकसान होगा, उसका मुआवजा दिया जाए, पुनर्वास किया जाए। 2021 में समाप्त कर दिया। 1893 में मुआवजा 30%, 2013 कानून में 100% और 2021 में कलेक्टर डिसाइड करेगा देना या नहीं। 1894 में बनाने लोगों जो हटा दिए जाते थे उनके बसाने का कोई प्रावधान नहीं था। 2013 में प्रावधान हुआ, 2021 में इसका कोई क्लैरिटी नहीं है कानून में। खालिद जी, 2013 के बाद 2 गुना अर्बन में 4 गुना रूरल में मुआवजे का प्रावधान था। इसमें 2021 में कोई क्लैरिटी नहीं है। अब आप कहना क्या चाहते हैं कि आप किसानों का फायदा कर रहे हैं या पूंजीपतियों का फायदा कर रहे हैं? एक मालिक को आप डंडे के जोर पे हटा दोगे, उसको घर से बेघर कर दोगे। कलेक्टर और पुलिस डिसाइड करेगा उसको घर से निकालना, उसको कितना मुआवजा देना, मार्केट वैल्यू क्या होगी। और आप कह रहे हैं कि आप किसानों की बात कर रहे हैं, राष्ट्र हित में सवाल। सिंगला जी बंदा जी को बोल रहे हैं पूंजीपतियों के लिए जो आप ये कर रहे हैं, आप जवाब जो देशद्रोही के रूप में मैं कहना चाहूंगा आप कर रहे हैं। ठीक है, जन विरोधी आप कर रहे हैं। ठीक है, बंदा जी बोलिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करना चाह रही हूँ मैं। आपने कहा कि अभी जो है डंडे के जोर पर हटा दिया जाएगा। आप 1894 के कानून की बहुत सारी चीजें बता रहे थे कि जबरदस्ती जमीन ले ली जाती थी। मुझे लगता है कि आपको पढ़कर भी आने की आवश्यकता है और ये भी जानना चाहिए कि 1894 से लेकर 2013 तक आपकी सरकार थी। 1947 से लेकर 2013 तक आपने पढ़ाया मैंने, मुझे पढ़ने पढ़ाने की नहीं, मैं 1000 बच्चों को आपके जैसों को खड़े खड़े पढ़ा सकता हूँ, समझा सकता हूँ। आप होमवर्क करके कीजिए। मैं आपको बता रहा हूँ, दूसरे को गलत कहना बहुत आसान है। मैं आंकड़ों से बात करता हूँ, आंकड़ों से। 2013 मैं उस एसडीएम की तरह नहीं हूँ जिसको आपने प्रोत्साहित कर दिया करनाल में कि लोगों के डंडे मारो ब्रिटिश काल की तरह, उनके सिर फाड़ दो ब्रिटिश काल की तरह। मैं एक जनतंत्र की बात कर रहा हूँ, प्रजातंत्र की बात कर रहा हूँ। अरे आप फंस गए प्रदेश की जनता के सामने। आप खुद बोल दिए कि 2013 से पहले लाठी मार के हटा दिया जाता था। आप 2013 में कानून लाए, 1894 से लेकर आप गिनवा रहे हैं यहाँ पर। 1894 की बात हो रही है। आपके शब्दों में फंसने वाला नहीं हूँ मैं। 2013 तक आप अपने शब्दों में खुद फंस जाएंगी। ये ब्रिटिश काल में होता था कि अगर कोई लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, ठीक है, आप लोगों की अब बहस खत्म हो गई है तो बाकी लोगों को भी डिबेट में लाते हैं। मुद्दे से आप लोग भटक रहे हैं। आप लोग एक दूसरे पर वार पलटवार करते रहिए, बाकी गेस्ट देखेंगे नहीं ना, जरा उनको भी इन्वॉल्व करने दीजिए। सतीश जी, ठीक है मैम, ठीक है मैम। सतीश जी, भूमि मालिक के राजी होने के बाद ही कलेक्टर उस पर जो है बिना जांच मुआवजा दे सकेंगे, तो आपत्ति क्या है? भूमि मालिक जब राजी हो जाएगा उसके बाद उसका अधिग्रहण होगा। सबसे पहले तो वंदना जी को एक बात बता दूं, कुछ सुनने की क्षमता रखें, दूसरे के बीच में ना बोलें, क्योंकि आपको लाखों लोग सुन रहे हैं। रही बात, ये सामंतवादी सरकार है, इन्होंने सिर्फ एक सामंतवाद के सिवाय कुछ दिखाई नहीं दे रहा। इन्होंने पूरे का पूरा यही दिखाई दे रहा है किस तरह हम अपने उद्योगपति साथियों का फायदा पहुंचाने का काम करें। क्योंकि 2013 के 19 के इलेक्शन में इन्होंने जो 3-3 लाख किलोमीटर के हवाई जहाज उड़ाने का काम किया, आज वे अपना ब्याज समेत वसूल कर रहे हैं। रही बात वंदना जी, एक बात बता दूं आपको, राम को कंस को राम ने मारा था,
और कृष्ण ने कंस को मारा था। और भारतीय किसान यूनियन भाजपा को सत्ता से बेदखल करके रहेगी। आप बीच में आप सुनने की क्षमता रखिए, आप सुनने की क्षमता रखिए, आप सुनने की क्षमता रखिए, क्योंकि आप खुद एक सामंतवाद के देश को सामंतवाद की तरफ ले जाने का काम करिए। आप सुनने का काम करिए, 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 गलत बात नहीं सुनूंगी। आप सुनने का काम करिए, अपनी बात। ठीक है, मुद्दे पे रहिए प्लीज, प्लीज। वंदना जी और सतीश जी मुद्दे पे रहें तो ज्यादा बेहतर होगा। आप दोनों मुद्दे पे ही रहे। ठीक है, क्योंकि आपके कलेक्टर तो जनता का सर फोड़ने के लिए उतार हुआ। किस तरह आपका एक एसडीएम, किस तरह आपका एक एसडीएम जनता को किस तरह बोल रहे सर फोड़ दो पूरे किसानों का, जिनके आप अन्नदाता, जिनके आपके आप रोटी खाने का काम करते हैं, उनका आप सर फोड़वाने का काम करते हैं। मुद्दों पर बात क्यों नहीं करते आप? ठीक है, भाषण क्यों देने आते हैं? संदीप गोयल जी। ठीक है सर, संदीप गोयल जी। आप देश को बेचने का काम कर रहे हैं। आपने झूठ बोला। कहाँ से भेज दिया? कहाँ से भेज दिया? 2 करोड़ रोजगार, देश के अंदर ही कहाँ 2 करोड़ रोजगार, चाइना में गया था कांग्रेस ने, कहाँ 2 करोड़ रोजगार, कहाँ 15 लाख रुपए, कहाँ 35 रुपए लीटर पेट्रोल, कहाँ चाइना ने कांग्रेस के माध्यम से खरीदा। किसान आज 4 महीने बाद आज किसान की आमदनी दोगुनी करने वाले थे 2022 में। कहाँ गए वो 2022 का आपका? अब किसान भी मत छोड़ो। झूठ नहीं बोलेंगे आप, झूठ बोलने का अधिकार नहीं है आपको। अगर आपके पास कोई प्रूफ है तो बताइए। आपने तो झूठ बोल के देश बेचने का काम किया, झूठे राष्ट्रवाद के नाम पे देश को परगलाने का काम। ठीक है, ठीक है संदीप गोयल जी। ठीक है संदीप गोयल जी, सवाल यह है कि जिस तरह से इसमें कहा जा रहा है कि इस बिल से जो उद्योगपति हैं उनको फायदा पहुंचाया जाएगा, कैसे, इसको जरा बताइए। देखिए खालिद जी, इस बिल को आप पढ़ोगे तो इस बिल के अंदर एक स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो भी हमारे हाईवे हैं, स्टेट हाईवे हैं, नेशनल हाईवे हैं, उनको एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर देने के लिए बोथ साइड 2 किलोमीटर तक की, आप ये देखिए कि बोथ साइड की 2 किलोमीटर तक की जमीन को इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के पर्पज पे अधिग्रहित कर लिया जाएगा। ये कहीं नहीं लिखा कि वहां पर हम सरकारी स्कूल के लिए हम उसको अधिग्रहित करेंगे या कोई नहर किसानों के लिए नहरी पानी देने के लिए नहर के निर्माण के लिए अधिग्रहित करेंगे। ये कहीं नहीं लिखा कि हम कोई वहां पर रेजिडेंशियल सेक्टर या फिर उल्टा का कोई सेक्टर काटने के लिए अधिग्रहित करेंगे। ये कहीं नहीं लिखा कि हम एक बड़ा अस्पताल बनाने के लिए वहां अधिग्रहित करेंगे। एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को देने का मतलब आप स्पष्ट समझ सकते हैं कि औद्योगिक बड़े उद्योगपतियों को इस प्रकार का लाभ दिया जाएगा। और दूसरी बात, इस बिल के अंदर खालिद जी ये कहीं नहीं लिखा कि वो कितने टाइम पीरियड के अंदर अपने उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करके देंगे, और कहीं ऐसे उद्योगपतियों और लोगों को मजबूर या बाध्य नहीं किया गया कि आपको इतने साल के अंदर अंदर यह प्रोजेक्ट कंप्लीट करना पड़ेगा, नहीं तो इस जमीन को वापस किसानों को लौटा दिया जाएगा। इस प्रकार की अनेक खामियां मौजूदा बिल के अंदर भी रही है। दूसरी बात आई कि इंटरेस्ट की बात, जी डीसी जब उस पर अधिग्रहित करेगा, अवार्ड पास करेगा, उस समय की प्रक्रिया पर आपने सवाल पूछा था। मैं वंदना जी से एक बात पूछना चाहूंगा। वंदना जी के, मैं मानता हूं कि वंदना जी के पिताजी के नाम अगर कोई जमीन होगी तो वो जमीन उनके पिताजी के नाम होगी, और वंदना जी का भी आज उतना ही हक है कानून के मुताबिक। परंतु जब वो डीसी के आगे जब उनके जमीन का अधिग्रहण होगा तो उनके पिताजी का मालिकाना हक उसमें दिखेगा। उनके पिताजी तो जमीन को बेच के चले जाएंगे, वंदना जी कहाँ जाएंगी? क्या वंदना जी का उस जमीन के ऊपर इंटरेस्ट नहीं है? मैं एक वंदना जी के बारे में नहीं कह रहा, मैं पूरे हरियाणा की महिलाओं के बारे में कह रहा हूं कि यह बिल यानी आप ये कहना चाहते हैं कि अगर सर की नीयत से बना हुआ है, आप ये कहना चाहते हैं कि जिस तरह से मालिक जो घर का होता है उसके नाम पे जमीन है, उसने बेच दिया, उसके बच्चे कहां जाएंगे? अगर वो आपत्ति उठाते हैं तो क्या होगा, यही कहना चाहते हैं ना? जी ये सही है बिल्कुल। इस बिल में महिला उत्तराधिकारी के मुआवजे के लिए कोई क्लैरिटी नहीं। देखिए, जहाँ भाई बहन का झगड़ा होता है, बाप बेटी का झगड़ा होता है, भाई बहन का झगड़ा होता है,
भाइयों का, चाचा भतीजी का झगड़ा होता है, तो इस प्रकार में तो जो आदमी आएगा वो जमीन बेच के जाता रहेगा। और एक इसके अंदर सबसे बड़ी कमी यह है कि इसमें डीसी को ये कहा गया है कि वो फर्दर इंक्वायरी नहीं करेगा। मतलब डीसी क्यों नहीं डीसी को जांच करने से क्यों रोका गया, क्यों आपत्तियां लेने से रोका गया? वंदना जी, ये तो सवाल है कि मालिक से सहमति बन जाती है, सर बहुत से ऐसे मामले आए हैं कि सहमति बन जाती है और फर्जी तरीके से भी लोग जमीन बेच के चले जाते हैं, और जब जांच ही नहीं करेगा डीसी और मालिक से सहमति के आधार पर 50% उसको दे दिए जाएंगे पैसे, तो गायब हो जाएगा। फिर दूसरा वहां पर आके जब हक जताएगा तो मामला फंसेगा वहां पर। वंदना जी, मुझे लगता है कि बहुत इसीलिए खाली जी जांच बहुत जरूरी है। हर प्रकार के अधिग्रहण में पहले बगैर जांच वाले पे तो सवाल है। जब भी जमीनें अधिग्रहण कही जाती थी जांच जरूरी है। बिना जांच करें तो आप कुछ भी बेच देंगे। फर्जी खराब फर्जी मालिक खड़ा करके बेच देंगे। ये सवाल है और आपके इसी सवाल का जवाब वंदना जी दे रहे हैं। जब जमीन बिक जाएगी। ठीक है गोविंद जी सुन लीजिए, वंदना जी इसको क्लियर करेंगे। बोलिए वंदना जी। जी मैं आपकी दोनों बात का जवाब दूंगी गोयल जी के। सबसे पहले इन्होंने इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की बात की। मुझे याद है 1991 की बात है, ग्लोबलाइजेशन आया था और हमने जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट है वो बिना ड्यूटी के शुरू कर दिया था। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि हम इंडस्ट्रियलिस्ट को उस समय बढ़ावा दे रहे थे? अगर रेलवे स्टेशन के पास इंडस्ट्रीज डेवलप होती है तो क्या वो जो ट्रांसपोर्टेशन का जो खर्चा है वो वो जो बचेगा उसमें कोई तकलीफ है क्या? सड़क के पास अगर इंडस्ट्री डेवलप होती है तो वो जो ट्रांसपोर्ट का खर्चा पड़ेगा बचेगा, उसमें कोई तकलीफ है क्या? उसमें प्रॉब्लम क्या है? मुझे एक बात बताइए, हमारी सबसे इम्पोर्टेंट आज के 3 तरह के ऑक्यूपेशन होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। तो सेकेंडरी को भी, प्राइमरी के साथ साथ सेकेंडरी को बढ़ाना भी इतनी जिम्मेदारी है, टर्सरी को भी बढ़ाना उतनी जिम्मेदारी है। तो उसमें तकलीफ क्या है? रेलवे स्टेशन के आसपास अगर इंडस्ट्री डेवलप हो जाती है और वो उसके बाद उनका खर्चा बचता है तो क्या प्रॉब्लम है? और सबसे बड़ी बात जो आप कह रहे हैं ना, प्राइवेट जाएगा, यहाँ पे जो प्रोजेक्ट है वो पीपीपी की बात की जा रही है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात की जा रही है। सरकार का उस पर कब्जा बना रहेगा जमीन पर, वो प्राइवेट इंडस्ट्रीज को नहीं दी जाएगी। ठीक है सरकार के अंदर रहेगी। ठीक है गोयल जी, उसके बाद महिलाओं वाली सुन लीजिए। आप जो महिलाओं वाली बात कर रहे हैं, आपने मेरा एग्जाम्पल दिया, बात आई कि कॉरिडोर को लेकर जवाब ले लीजिए। आज फिर दोबारा यही जवाब ले लीजिए, जो जवाब ले लीजिए, इसके बाद आप बोलिएगा। मैं फिर वही बात उठा रहा हूँ जो वंदना जी, एक मिनट चुप रहिए प्लीज, मैं आपका उत्तर दे रहा हूँ। वंदना जी, मैं आपकी बात का उत्तर दे रहा हूँ, चुप रहिए। आपने एग्जाम्पल दिया कि बहन जी सुनिए, आप आपकी बातें बहुत सुन ली। अभी तो आप किसान यूनियन के नेता को लेक्चर दे रहे थे, आप उसी रंग में रंग चुके। मुझे तो बड़ा ताज्जुब होता है, आप जैसे सिंसियर प्रवक्ता इस प्रकार से डिबेट को डिस्टर्ब करते हैं, सवाल का उत्तर नहीं लेना चाहते, बात हरियाणा की करते चीन पहुंच जाते हो। मतलब आप हरियाणा का इशू है, आज हरियाणा को लेकर चर्चा करो ना। अगर आपको दर्द है कांग्रेस पार्टी से कि 1947 से लेकर 2021 तक उन्होंने 2017 तक राज किया, तो क्या आप चंद 6-7 सालों में उसकी कमी पूरी करने के लिए लूट खसोट में जुटे हुए हो? अगर कांग्रेस ने 70 साल देश को लूटा है तो क्या आप इस 7 साल के अंदर ही सारा माल लूटना चाहोगे? ठीक है गोयल जी जवाब तो ले लीजिए। आपकी मंशा किसान जी गोयल जी जवाब ले लीजिए, फिर आएंगे आपके पास। गोयल जी मेरा सवाल तो गाया नहीं खाली जी, मैंने तो उत्तर देना था वंदना जी का। आपने मेरा एग्जाम्पल दिया, आपने कहा वंदना जी के पास जमीन है, उनके पिताजी की जमीन है, अगर वो बेच के चले जाएंगे तो वंदना जी को क्या मिलेगा? मुझे लगता है ये तो सभी को मालूम है कि जो महिलाओं का अधिकार है वो दिया जा सकता है। और अगर मेरे पास कोई मकान है और मेरे पिताजी उसको बेच देते हैं, अगर वो उनका खुद का अर्जित है तो स्थिति अलग है, अगर वो पैतृक चला आ रहा है तो स्थिति अलग है, वही स्थिति यहाँ पर बैठेगी। इतना क्यों उगाते हैं? ठीक है गोयल जी, फिर शंका कहाँ है? ठीक है, शंका कहाँ है गोयल जी? तो यही तो वंदना जी, यही तो सवाल है। अगर जो देखा क्या जाएगा, जिस आदमी का रिकॉर्ड में नाम है वो डीसी के आगे समक्ष पेश होगा, वो वहां बेच के चला जाएगा। और उसके बाद बात आई कि भाई आपने बात की इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के मामले में आपने उत्तर दिया क्या ये तरक्की के विरुद्ध है? आप तो खुद ही एक ऐसा कानून बनाने जा रहे हैं जो देश के बनाए हुए कानून के विरुद्ध बोल रहा है। जब धारा 10 ऑफ लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013 ये कहती है कि आप मल्टी क्रॉप एग्रीकल्चर लैंड
कृषि योग्य उपजाऊ ऐसी सिंचित भूमि जो 2 फसलों से अधिक फसलें देती है उसका आप अधिग्रहण नहीं करोगे। वहां उन्होंने 5 विषय बताए थे, आपने तो 6ठा इशू जोड़ दिया, आपने तो पीपीपी का इशू भी जोड़ दिया इसके अंदर। आपने तो आपकी मंशा क्या है? आपने पीपीपी वाला क्यों जोड़ा? जब जल्दी से बंदना जी, जल्दी से। ठीक है गोविंद जी, बंदना जी 10 सेकंड में जवाब। दूसरी बात एक और है, जो आर्टिकल 300A है, आर्टिकल 300A कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की वायलेशन में ये बिल है। आप राइट टू प्रॉपर्टी कैसे छीन सकते हो बिना उसकी कंसेंट का? ठीक है बंदना जी जल्दी से। मैं देखिए, मैं फिर से वही बता रही हूँ कि आप यहाँ पर बात कर रहे हैं सिंचित भूमि का। उसका जवाब मैं आपको दे दूं कि जो 2013 का एक्विजिशन बिल आया था उसमें क्लियरली मेंशन है कि जो सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट है वो मैंडेटरी है एक्सेप्ट इन केस ऑफ अर्जेंसी एंड इरिगेशन प्रोजेक्ट वेयर एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट इज रिक्वायर्ड। तो उसको एज इट इज रखा गया है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आए हैं। मुझे नहीं पता कि किस तरह की बात यहाँ पर फैला रहे हैं, तो मुझे इसका मतलब नहीं समझ आया है। और जो बार बार डीसी का प्रश्न आ रहा है, तो मुझे एक बात बताइए, पहले जो ये मुआवजा है या मार्केट रेट है कौन तय करता था? वो कमिश्नर तय करता था। ठीक है सतीश जी कुछ कहना चाहते हैं जरा? ठीक है सतीश जी बोल लीजिए। ठीक है बंदना जी, सतीश जी बोलिए, कुछ कहना चाह रहे हैं आप, फिर अजय जी के पास आते हैं। माननीय प्रधानमंत्री 2016-17 में ये भूमि अधिग्रहण पर 3 ऑर्डिनेंस लाके पहले ही संसद में जहां लोकतंत्र का मंदिर है वहां इसमें फैल हो चुके हैं। अब जब ये इसमें वहां पर फैल हो चुके और तो आज इन्होंने स्टेट के द्वारा, मुख्यमंत्री के द्वारा ये इस तरह की कार्रवाई और किसानों की भूमि छीनने का काम किया। इस देश में इस तरह की बहुत भूमियां हैं जहां पर बंजर भूमियां, जहां पर इंडस्ट्रीज लग सकती है। और हरियाणा की जो उपजाऊ भूमि है पूरे के पूरे उद्योगपतियों की नंगाई इसमें है। लेकिन आज ये तो माननीय प्रधानमंत्री 2022 में 2016 का वादा था, अब 2022 में मैं हर किसान की आमदनी दोगुनी करूंगा। आज सिर्फ 4 महीने बचे हुए हैं और तो ये आमदनी दोगुनी कर नहीं पाए। एक तो ये सिर फोड़ने का काम और उनकी जमीन छीनने का काम, इस तरह का काम करने का काम किया गया। ठीक है सिंगला जी, आपकी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है, ठीक है बंदना जी, ठीक है सिंगला जी, आपकी पार्टी की तरफ से ये कहा जा रहा है, हमने सुना भी अभी बाइट में, कि कोई भी कभी भी इस बिल के थ्रू फैसला ले सकता है। आप लोग इसको कैसे देखते हैं? किस तरह से ले सकता है कोई भी फैसला, जबकि यहां तो डीसी को अधिकार दिया गया है, कलेक्टर को अधिकार है। खालिद जी, मैं तो एक स्पष्ट कहना चाहूंगा आपके न्यूज चैनल पर, चीखने चिल्लाने से भाजपा प्रवक्ताओं के या इनकी सरकार द्वारा सड़कों पर लाठियां मारने से, गोलियां चलाने से सच्चाई को नहीं दबाया जा सकता। सच्चाई ये है कि दोबारा से हरियाणा में ब्रिटिश कानून लागू होने जा रहा है। 1894 में के कानून की पुनरावृत्ति होने जा रही है और जिस प्रकार से ब्रिटिश सरकार बिना सहमति से मालिक के उसको उजाड़ देती थी, आज हरियाणा सरकार उसकी पुनरावृत्ति कर रही है और सोशल इंपैक्ट असेसमेंट यानी कि मालिक की सहमति के बिना उसको घर से निकालना एक लुटेरे कर सकते हैं। और आज हमारी वर्तमान हरियाणा सरकार उसी का पालन कर रही है। चीखने सल्लाने से ना तो ये कानून ठीक हो जाएंगे, ना ये सरकार ठीक हो जाएगी, ना महंगाई कम हो जाएगी, ना बेरोजगारी कम हो जाएगी, ना देश का भ्रष्टाचार, हरियाणा का भ्रष्टाचार कम हो जाएगा, ना आपके अत्याचार का स्तर कम हो जाएगा। ये कानून गलत है और इसको सिलेक्ट कमेटी में भेज के पास कराना चाहिए थे। कांग्रेस इसके खिलाफ है और पूरी तरह से इसकी खिलाफत करेगी। बंदना जी, अब तो कांग्रेस को 2 मुद्दा मिल गया। कांग्रेस कह रहे हैं सिंगला जी कि कांग्रेस इसके खिलाफ है और कृषि कानून के खिलाफ तो पहले से ही है। कैसे निपटेंगी, सियासी तौर पर भी और जो जमीनी तौर पर भी? खालिद, ये बिल्कुल सही है। बहुत जल्दी जवाब दीजिएगा क्योंकि लास्ट कमेंट के लिए भी बाकी मेहमानों के पास जाना होगा। लड़ने के लिए कुछ मुद्दा नहीं है, क्योंकि जिस मुद्दे पर ये बोलते हैं खुद गिरते नजर आते हैं। क्योंकि अपने समय में इन्होंने क्या किया था, तो किसानों के पीछे छुपने का प्रयास कर रहे हैं। जल्दी से जो किसान आंदोलन ही चलाया गया वो भी एक्सपोज हुआ और
और ये झूठ भी एक्सपोज होगा। ठीक है, ये भी एक्सपोज होगा। ठीक है, वंदना जी लास्ट में आपके पास आएंगे। ठीक है, आपके पास आएंगे। सतीश जी लास्ट कमेंट। सिंगला जी आपके पास आएंगे लास्ट कमेंट के लिए। सतीश जी ठीक है सर, सरकार पूरी तरह से ठीक है। सतीश जी जल्दी से लास्ट कमेंट। पहले तो मैं वंदना जी से एक बात ही पूछूंगा छोटी सी, अगर 2022 के 4 महीने रह गए, किसानों की आमदनी डबल हुई या नहीं हुई? दूसरी बात, एक छोटा सा सवाल और है, किस तरह उस एसडीएम ने जो ये आज ये कलेक्टर पर इन पे सौंप रहे हैं, किस तरह के वे आदेश देना इस सरकार में, और पूरी तरह अंग्रेजों का शासन दोबारा लाने की पुनरावृत्ति हो रही है, जो किसान। संदीप गोयल जी लास्ट कमेंट। ठीक है, संदीप गोयल जी लास्ट कमेंट। खाली जी देखिए, आज कल मुख्यमंत्री जी का एक बयान आया था कि छोटे कृषकों को कृषि भूमि के दायरे से बाहर रखा जाएगा। हमारे एनसीआर में रोहतक सोनीपत के अंदर लगभग 1-1, 2-2 एकड़ की जमीन के अंदर 10-10 आदमी उसके अंदर बैठे हुए, तो वो छोटे किसान को कृषि भूमि से निकाल देंगे, फिर उस जमीन को एक्वायर कर लेंगे, फिर कृषि भूमि वाले लाभ खत्म कर देंगे। किसान को मारने की नीयत से ये कानून बनाए जा रहे हैं, और इसको जो बिल आया है 2021 का, फिर वो कृषि भूमि के जो कंपनसेशन वगैरह वो भी उन चीजों से भी वंचित रखेंगे। लास्ट कमेंट अजय सिंगला जी। वंदना जी आ रहे हैं आपके पास। ये केवल अंबानी और अडानी की सरकार है। सरकार केवल एक मुखौटा है, और सरकार चलाने वाले जो पूंजीपति हैं, जो उद्योगपति हैं, वो सरकार को चला रहे हैं। और ये सरकार की हकीकत जमीनी स्तर पर लोग जान चुके हैं, और उस पल का इंतजार। ठीक है, लास्ट कमेंट वंदना जी। इनको सिखा सके, इनकी असलियत को बता सके। साजिश के तहत ये कानून लाया गया है। साजिश किसके खिलाफ? वही किसान, वही मजदूर जिससे इस सरकार को बनाया है। अडानी अंबानी को लाने वाले तो आप भी थे ना। कैप्टन अमरिंदर कहते हैं कि पंजाब में हम रिलायंस को लाने वाला मैं हूँ। ऐसा तो नहीं कि आज ही वो आ गए हैं। और जब जिन लोगों की ये सरकार है उसके बारे में सोच रही है, अभी यहाँ पर मेरे किसान भाई बैठे थे, वो बोल रहे थे कि किसानों की आमदनी दुगनी के बारे में क्या हुआ। तुम पहले ये बता दीजिए कौन से किसान, वो असली किसान जो खेतों में काम कर रहे हैं, या वो किसान यही तो मसला है जिसके वजह से वंदना जी मामला हल नहीं हो रहा है। किसान कभी मानते हो आप, कभी आप लोग नहीं मानते हो, इसलिए मामला बढ़ता जाता है। खैर, आप तमाम गेस्ट हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन सवाल वही बना हुआ है कि 3 कृषि कानून को लेकर जिस तरह से बवाल मचा हुआ था, अब तो भूमि अर्जन बिल भी सामने आ गया है, और इसको लेकर एक बार फिर से सियासत गर्मा गई है। अब देखना है कि प्रदेश में इस भूमि अर्जन बिल को लेकर सियासत किस करवट बैठता है। फिलहाल इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज़।